तो हेलो दर्शकों, हम आपके लिए आज लेके आए हैं जो अभी हाल के अंदर चुनाव का जो हाल चल रहा है उसके हिसाब से जो है सर आपको बताएंगे। तो जी सर, अपन ने जैसे देखा था कि अभी अपनी टीम भी जो सर्वे लगातार अपने पास निकल के आ रहे हैं। अब जैसे वोट जो है फिलहाल वोटिंग हो रही है 25 की 25 सीटों पर क्या हाल जो फिलहाल अपने को कांग्रेस का और बीजेपी का दिखाई दे रहा है और किस तरफ अपने को पलड़ा भारी होता है वो दिखाई दे रहा है। तो चलो इस पर बात कर लेते हैं। अगर ऊपर से बात की जाए तो श्रीगंगानगर के ऊपर आप बात करो तो थोड़ा हमारे दर्शकों को फोकस करके आप बताओ कि अपने पास हर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है, उसके आधार पर श्रीगंगानगर में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। जी कांग्रेस से यहाँ पर कुलदीप इंदौरा जी 49% वोटों के साथ पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रियंका मेघवाल 51% वोटों से आगे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जो प्रतिशत है सिर्फ 2% का है, जो कभी भी इधर से उधर हो सकता है। मतलब यहाँ पे कांटे का मुकाबला है। यहाँ पे कांग्रेस की भी जीत हो सकती है और बीजेपी की, मतलब पलड़ा किसी भी पक्ष में जा सकता है। दोनों बराबर जो है वो होता है वो दिखाई दे रहा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट बात करें बीकानेर की, तो उसके अंदर आप किस प्रकार से जो है देख रहे हो कि गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस से जैसे और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो अर्जुन राम मेघवाल जो वो उनमें जो है किस प्रकार की टक्कर आपको देखने को मिल रही है? यहाँ पे कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है जी। अगर सर्वे की बात की जाए तो कांग्रेस को 52% वोट मिल रहा है, जबकि बीजेपी को 48% वोट ही मिल रहा है। जी। अब बात कर ले चूरू की, तो ऐसे ही अपने जो है सभी सीटों की एक बार जो है बात कर लेते हैं। तो राहुल कस्बा कांग्रेस से जैसे कि और देवेंद्र झांझड़िया जो बीजेपी से हैं, इनका आपस में जो है मुकाबला देखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है कौन सी पार्टी आपको जीतती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ पे कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है और बहुत अच्छे खासे अंतर से दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का अंतर है 10% का। राहुल कस्बा 55% वोटों के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं और देवेंद्र जी 45% वोटों के साथ पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले विधानसभा सीट के ऊपर और उसके परिणाम जानने की कोशिश करते हैं। तो सर एक बार जो अपने दर्शक है इनको आप झुंझुनू का जरा हाल बताएं कि वहाँ पे किस पार्टी जो है बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो झुंझुनू में भी देखो कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर है जी। यहाँ पे कांग्रेस से बजेंद्र ओला जी हैं जी और बीजेपी से सुभकरण चौधरी जी हैं जी। पर अगर देखा जाए, अगर सर्वे की रिपोर्ट को माने तो यहाँ पर कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है, वो भी भारी अंतर से जी। कांग्रेस को यहाँ पर 59% वोट मिल रहा है, जबकि बीजेपी 41% वोट के साथ पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर पांचवे अपने जिले की बात कर ली जाए तो वो सिक्कर की, तो सिक्कर के अंदर आपको इंडिया अलायंस की तरफ से नेता को खड़ा किया गया है। उसके जो अपोजिट साइड है वो स्वामी सुमेधानंद जो है खड़े हुए हैं। तो इंडिया अलायंस की जो है आप हाल के अंदर बहुत चर्चा देख रहे हो और विपक्ष किस प्रकार से मोदी सरकार भी इनके ऊपर बार बार हमले करती रही, सभी पार्टियां एक हो गई है और अकेले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी के ऊपर आपको बढ़त दिखाई दे रही है, जो इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं कामयाब होती दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे? राजस्थान में 3 सीटें इंडिया अलायंस लड़ रहा है, जिसमें सीकर की सीट है, एक नागौर की सीट है और एक बांसवाड़ा की सीट है जी। और तीनों ही सीट इंडिया गठबंधन निकालता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब इसका फायदा इनको दिख रहा है राजस्थान में। तो अगर सीकर की बात की जाए तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के अमर राम जी खड़े हुए हैं, जिसका अभी हाल ही में सचिन पायलट जी समर्थन करने भी गए थे सीकर में जी। और उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि सीकर में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार 53% वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए है जी, जबकि बीजेपी का उम्मीदवार स्वामी सुमेधानंद जी 47% वोटों के साथ पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुकाबला कांटे का है, 6% वोटों का ही अंतर है जी, जो इधर से उधर हो सकता है, कभी भी बदल सकता है। अब छठे नंबर की देख ली जाए तो जो अपन ने बात की थी कि जो है बीजेपी शहरों के अंदर उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, तो वो अपने को यहाँ पे साफ देखने को भी मिल रहा है कि जयपुर ग्रामीण के अंदर जिस प्रकार कांग्रेस बढ़त बना रही है और शहर के अंदर बात की जाए बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं आपको जीतती हुई दिखा रही है। तो इन सीटों के ऊपर आपका क्या जो विचार है, आप एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा बताओ। देखो, जयपुर ग्रामीण से जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट निकल के आ रही है जी, यहाँ पर भी कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है जी। यहाँ पे अनिल चोपड़ा जी कांग्रेस से खड़े हैं, जबकि राव राजेंद्र सिंह जी बीजेपी से खड़े हैं जी। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले चुनाव का प्रचार स्टार्ट भी राजस्थान से स्टार्ट किया था, कोटपुतली से किया था। और इस बार अपन देखे लोकसभा के अंदर तो मोदी सरकार की कहीं ना कहीं भावनाएं भी जो राजस्थान से जुड़ी हुई है कि वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आप भी देख रहे हो कितने प्रकार की गृह मंत्री को यहाँ भेज दिया, अकेला खुद आ लिया। कम से कम 10 से 15 रैलियाँ जो राजस्थान में उन्होंने सीट निकालने की है। तो सरकार भी किसी न किसी प्रकार से सीटों के ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहती है। कहीं अंदर खाने सरकार को भी पता है कि इस बार
कुछ गड़बड़ हो रही है, जी। मतलब सीटें मतलब फंसी पड़ी हैं, इस वजह से ज़्यादा केंद्रीय नेताओं की रैलियां हो रही हैं यहाँ राजस्थान में। अगर जयपुर ग्रामीण की बात की जाए, मोदी जी का इफेक्ट यहाँ पे दिखाई बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे 10% से कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो। अनिल चोपड़ा जी 55% वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि राव राजेंद्र सिंह जी 45% वोटों के साथ पिछड़ रहे हैं। अगर अलवर की बात कर ली जाए तो अलवर में तो हमने जैसे पहले भी अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि अलवर के अंदर कहीं ना कहीं लोकल जो मुद्दा है, अपना आदमी होने की वजह से कहीं ना कहीं ललित यादव जो है भूपेंद्र यादव को भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनके जो अपनी सर्वे की रिपोर्ट जो कह रही है उसके ऊपर भी आप एक बार थोड़ा प्रकाश डालें कि किस प्रकार से देखने को मिल रही है। देखो, अलवर का चुनाव पहले दो बार से यहाँ पर ठाकुर प्रत्याशी खड़ा होता था, जिस वजह से वो हमेशा पिछड़ जाते थे जी। इस बार यादव वर्सेस यादव हो गया है जी। और जबकि भूपेंद्र यादव जी यहाँ से बाहर के हैं और जबकि ललित यादव जी यहाँ के लोकल हैं जी। तो कांग्रेस ने इस बार पूरा मुद्दा यही उठाया रखा चुनाव में कि ललित यादव जी यहाँ के लोकल हैं, लोकल वर्सेस बाहरी जी। तो जिसका प्रभाव अब सर्वे में भी देखने को मिल रहा है। ललित यादव जी 54% वोटों के साथ आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका उठाया हुआ मुद्दा अपने को साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। भूपेंद्र यादव जी 46% वोटों के साथ पिछड़ रहे हैं जी। इसमें इम्पैक्ट ये भी लग रहा है कि पिछले जब 10 सालों से जो बाहरी लोग आए यहाँ पे, उन्होंने बीजेपी के ने काम नहीं किया, तो उससे भी नाराज थी जनता। इसका प्रभाव शायद देखने को मिल रहा है इस सीट पे। ठीक है, इसके बाद जैसे अलवर के बाद अगर आगे चले तो अभी फिलहाल आप जयपुर शहर का भी थोड़ा जो हालचाल बताने की जो है कष्ट करें कि भाई किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस आगे चल रही है। इसके विपरीत अगर शहर की बात की जाए, जैसे हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि शहरों में बीजेपी स्ट्रॉन्ग है और गाँव में कांग्रेस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2 प्रत्याशी थे। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास और बीजेपी के प्रत्याशी हैं मंजू शर्मा जी। यहाँ पर खाचरियावास पीछे दिखाई पड़ रहे हैं और मंजू शर्मा जी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बीजेपी सीट निकालती हुई दिख रही है, पर मुकाबला यहाँ पर भी कड़ा है लेकिन किसी न किसी प्रकार से कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है शहर में। अब बात कर ले भरतपुर की, तो भरतपुर के अंदर आप एक बार थोड़ा दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार का सर्वे रिपोर्ट जो है कह रहा है। और देखो, भरतपुर में भी कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है जी। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी हैं संजना जाटव जी और यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामस्वरूप कोहली जी। पर सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें देखा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत भारी मत से बहुमत बनाते हुए दिखाई दे रही है जी। यहाँ पर 59% वोट कांग्रेस को मिल रहा है, जबकि 41% वोट ही बीजेपी ले पा रही है। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि भरतपुर की सीट कांग्रेस बड़े अंतर से निकालती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं अपने 10वीं अपनी सीट की तरफ, जो अपनों को करौली और धौलपुर देखने को मिलती है। और इस सीट की अगर बात करें तो इस पर आपको जो है किस प्रकार की पार्टी की जो बढ़त दिखाई दे रही है, तो उस पर जो है सर्वे रिपोर्ट का एक बार दर्शकों को हाल बताएं आप। तो करौली में भी कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है। वहाँ पर कांग्रेस से भजनलाल जाटव जी खड़े हैं, जबकि बीजेपी से इंदु देवी जाटव और दोनों जाटव ही हैं, पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पर यहाँ पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी भारी बहुमत से जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 55% वोटों के साथ लीड कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 45% वोट ही पा रही है। ये 10% का वोट का अंतर शायद ये पूरा कर भी नहीं पाएंगे। अगर कुछ 1, 2 या 4, 5% का अंतर होता तो लगता कि ये कवर कर जाएगी, पर लग रहा है कि बीजेपी ये सीट आराम से निकाल लेगी जी। और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से पहले के आंकड़े जब पेश हुए थे उनके ऊपर हमने चर्चा की थी, तो वो आंकड़े भी कहीं ना कहीं बीजेपी की यहाँ खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमने जैसे सर्वे में अब तक जिन जिलों का हालचाल अपन ने देखा है, तो उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने को ज़्यादा बढ़त के साथ दिखाई दे रही है, जाके बीजेपी 3-4 सीटें ही जो है निकाल पा रही है। तो ये किस प्रकार का चेंजमेंट आपको देखने को मिला है? अब की बार ये है ना कि अब की बार पहले चुनाव मतलब इतने मजबूती से नहीं लड़ती थी कांग्रेस, इस बार चुनाव थोड़ा मजबूती से लड़ा गया है। और राजस्थान की बात की जाए तो सचिन पायलट ने यहाँ पे रैलियों पे रैली की हैं, एक उम्मीदवार के लिए 4-4, 5-5 रैलियां। दूसरा अगर राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी ने जैसे 2 प्रकार की यात्राएं निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी तरफ से निकाली गई, तो राजस्थान होकर की जो उनकी यात्रा गई है, तो इनसे भी जो है चुनाव के अंदर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है देखने को मिलेगा। और राजस्थान में तो कुछ जिलों में से ही उनकी यात्राएं निकली थी,
पर पता नहीं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पर राजस्थान में अगर ग्राउंड जीरो पर बात की जाए तो सचिन पायलट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है जी। और पिछली बार हमने जैसे सर्वे के अंदर भी देखा कि लोगों के अंदर कांग्रेस का उत्साह जो है वो अभी तक खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गहलोत की लोग बाग अभी भी जो है तारीफ करते नहीं थकते। कई जगह आपने और हमने तो लाइव चल के देखा है इस चीज को। तो इसमें एक फैक्टर ये भी है कि कुछ लोग कांग्रेस को नहीं चाहते, बस वो बीजेपी के कामों से नाखुश हैं जी। तो जिस वजह से वो कांग्रेस को बस वोट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जी। इसमें वो वोट बैंक भी कांग्रेस के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है जो बीजेपी से नाखुश है। लेकिन अगर बात कर ली जाए प्रधानमंत्री की तो अभी तक कांग्रेस वालों की तरफ से भी कोई साफ चेहरा जो है उनकी तरफ से नहीं दिखाया गया है। जिस प्रकार बीजेपी मोदी फैक्टर सामने रखकर चुनाव लड़ रही है, इस प्रकार कांग्रेस का तो हमें कोई देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जब पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की थी कि भाई देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, जब हमारे जैसे बंधु ने किसी ने उनसे जब ये बात क्वेश्चन किया था तो उन्होंने यही कहा था कि ये चीज़ तो हम चुनाव को लड़ने के बाद जो है डिसाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं कम वोट मिलने के पीछे ये रीजन हो सकता है कांग्रेस का कि उनको जो है एक चेहरा सामने रख के जो है चुनाव लड़ने थे, जिससे जो है वो सब वोटर्स के अंदर और थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो देखने को मिलता। तो ये मुझे अपना ऐसा लगता है कि कांग्रेस को राहुल गांधी के चेहरे पर थोड़ा सा विश्वास कम है जी। इस वजह से वो उसको चेहरे को सामने नहीं लेके आ रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि चेहरा बाद में ही डिसाइड किया जाएगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये मेरा मत है, ये अलग अलग मत हो सकते हैं लोगों के, मेरा मत है कि वो राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ना नहीं चाहते थे चुनाव। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एक प्रकार से राहुल गांधी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस कम देखती है। वो बिना चेहरे के चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद ही ये डिसाइड करेंगे। और शायद उनमें जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो शायद बिल्कुल शुरुआती चरण में तो उनको ये भी लगता था कि पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे जी। पर अब जो चुनाव की हवाएं जो बदल रही हैं उनके बाद राहुल गांधी में भी कॉन्फिडेंस आया है। पहले वो 180 सीटें बता रहे थे, अब वो 150 ही बता रहे हैं। लगता है अब 10 दिन या 15 दिन बाद कोई रैली करें तो वो 100 ही बता दें बीजेपी की। तो मतलब वो जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मिल रही हैं उसके आधार पर वो उनमें भी कॉन्फिडेंस अब आता ही जा रहा है। और कहीं ना कहीं प्रकार से जैसे आप देखते हो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जिस प्रकार के मीम चलते हैं तो लोगों के मेरे ख्याल से ये मीम बंद होने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब सही बोलने जो लगे हैं। तो इस चीज के ऊपर आप कैसे देखते हो? पहले तो राहुल गांधी मुद्दे उठा ही नहीं रहे थे, इस बार उन्होंने मुद्दे उठाए हैं तो शायद लगता है कि उनका रिजल्ट्स में भी अंतर देखने को मिलेगा, फर्क देखने को मिलेगा। और रही उनकी इमेज की बात तो वो तो इसकी बात वो खुद भी कर चुके हैं कि बीजेपी ने उन पर करोड़ों का खर्च किया है उनकी इमेज खराब करने के लिए जी। तो उसमें से आधी वीडियो तो शायद झूठी ही हैं या फिर उनको एडिटेड किया गया है और उनकी इमेज खराब करी गई है। अगर कांग्रेस को सीटें लेनी होंगी तो बीजेपी से बहुत ज़्यादा जो है टक्कर उनको करनी होगी, जिसकी वजह से जो है ये तो रैलियों में भी अंतर देखने को मिलता है कि वहाँ पर वक्ता इतने अच्छे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि लाखों की भीड़ उनको घंटे तक सुनने के लिए तैयार है, जबकि राहुल गांधी के इसके विपरीत उनको 15 से 20 मिनट में भीड़ बोर हो जाती है या छोड़ के चली जाती है रैलियां। तो कहीं ना कहीं एक जो नेतृत्व करने का जो गुण होता है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी में थोड़ा कम अपने को दिखाई पड़ता है। कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है कि भाई भीड़ उनको सुनना नहीं चाहती या उनके भाषण से जो है जल्दी बोर हो जाती है। नेतृत्व का तो मुझे पता नहीं, पर अगर वक्ता की मैं अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्ता राहुल गांधी के कंपेयर में बहुत अच्छे हैं, बातों के जादूगर हैं, वो जादूगर हैं एक तरीके से। तो हम अपने वापस जो है सीटों के हाल पे आते हैं, अपने राजस्थान की बात करते हैं। तो अभी तक हमने 10 सीटों का जो है हाल जान लिया। अब 11वीं सीट का हाल देखें, दौसा की तरफ चले अपन तो मुरारी लाल मीणा यहाँ से जो है खड़े हैं और दूसरे कन्हैया लाल मीणा जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो इन चीज़ों के अंदर आप थोड़ा सर्वे बताएं, दर्शकों को थोड़ा हाल उनको पता लग सके। देखो दौसा में सचिन पायलट ने पूरी जान लगा दी मुरारी लाल जी को जिताने के लिए जी। अभी वहाँ पर प्रियंका गांधी जी भी गई थी कुछ दिन पहले ही, एक दौरा किया था जहाँ पर नारा लगाया गया था कि पायलट प्रियंका को ले आया जी और मुरारी को जिता कर ही जाएगा जी। ग्राउंड जीरो की बात करी जाए तो वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रही है, पर अगर सर्वे की बात की जाए तो सर्वे कुछ अलग दिखा रहा है। सर्वे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टक्कर है, मुरारी लाल जी आगे तो चल रहे हैं पर सिर्फ 4% वोटों के साथ, वहाँ पर उनको 52% वोट मिल रहे हैं, जबकि कन्हैया लाल मीणा जी जो बीजेपी से हैं उनको 48% वोट मिल रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रोड शो किया था जिसका इम्पैक्ट शायद अब दिखाई दे रहा है। शुरू में ये बताया जा रहा था कि मुरारी लाल जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, जबकि अब ये दिखाई दे पड़ रहा है कि कड़ी टक्कर है। तो यहाँ पर चुनाव कड़ी टक्कर दिखाई दे रहा है। जैसा कांग्रेस कह रही है कि ये सीट हम आसानी से निकाल रहे हैं, वैसा मुझे नहीं लग रहा है। और जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री ने विजिट किया था लगभग जो है क्षेत्रों के अंदर अपने को बीजेपी की बढ़त भी दिखाई दे रही है किसी न किसी प्रकार से।
तो चलिए ये बात तो सच है कि प्रधानमंत्री जहाँ विजिट करते हैं वहाँ पर उनका एक वोट बैंक तो बनाकर ही जाते हैं तो वो। बड़ा नेता आने से जो है लोकल विधायकों को, और अगर एमपी की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने में बड़े नेता का जो है रोल जरूर अदा करती है। देखो राजस्थान में जब हम जनता के बीच में जा रहे थे तो जनता यही बोल रही थी कि राजस्थान में मोदी वर्सेज सचिन पायलट हो चुका है। यहाँ पर राजस्थान में इनके पास कोई बड़ा नेता नहीं है जो ये केंद्र से नेताओं को लेके आ रहे हैं, पर नेता अगर देखा जाए तो मोदी और सचिन पायलट में बहुत अंतर है। मोदी बहुत कद्दावर नेता हैं और सचिन पायलट अभी सीख ही रहे हैं, युवा नेता हैं, तो उनका अंतर तो साफ साफ दिखाई पड़ता है। जी, तो अब अपन चलते हैं अपने 12वें जिले की तरफ, और अगर बात की जाए टोंक सवाई माधोपुर की तो यहाँ पे आपको हरीश मीणा कांग्रेस और सुखबीर जौनपुरिया जो है बीजेपी से देखने को मिल रही है। तो इनकी जो है आप एक बार थोड़ी सर्वे जो है दर्शकों को यहाँ पे जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है यहाँ पर बिल्कुल कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस आगे तो दिखाई दे रही है पर सिर्फ 2% वोटों के साथ। यहाँ पर कांग्रेस को 51% वोट मिल रहा है जबकि बीजेपी को 49% वोट मिल रहा है। यहाँ अंतर सिर्फ 2% का है, ये कभी भी आगे पीछे हो सकता है। तो ये सीट भी जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी। हाँ, मतलब ये कांग्रेस को भी सीट निकल सकती है और बीजेपी को भी सीट निकल सकती है। अब अगर 13वें जिले की तरफ चले तो अजमेर जैसे अपने को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अपने को रामचंद्र चौधरी जो कांग्रेस से खड़े हैं और भागीरथ चौधरी जो बीजेपी के अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई ददे रही है। तो इस चीज पर जो है आपका सर्वे क्या कहता है? एक बार सर्वे में तो यही है कि यहाँ पर 49% कांग्रेस को मिल रहा है और बीजेपी को 51%। यहाँ पर भी कड़ी टक्कर मिल रही है पर बीजेपी ये सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं अजमेर की जनता से भी मोदी का जो है स्नेह जाता है, क्योंकि हर बार चुनाव के अंदर वहाँ एक उनकी रैली जरूर देखने को अपने को मिलती है। तो हाँ, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बीजेपी का अच्छा है कि वो सीट निकाल लेगी बीजेपी अजमेर में। अब अपन 14वें जिले की तरफ चले, नागौर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे हनुमान बेनीवाल जो है ये खड़े हैं इंडिया गठबंधन से। RLP पार्टी है उनकी। हनुमान बेनीवाल पिछली बार बीजेपी में थे। पिछली बार भी इन्होंने ये जीत गए थे। पिछली बार 24 सीटों पर बीजेपी खड़ी थी और 1 सीट पे हनुमान बेनीवाल। मतलब एनडीए गठबंधन ने 25 सीटें पिछली बार जीती थी, पर अब की बार पाला बदलते हुए हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन में आ गए हैं। और जो ज्योति मिर्धा कांग्रेस से खड़ी होती थी हमेशा, वो इस बार पाला बदलते हुए बीजेपी में चली गई है। तो मतलब पाला बदल गया है पर कैंडिडेट सेम ही है। हाँ, तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो है चेहरे के ऊपर जो समर्थक है, जो पर्सनल रूप से जो इनके वोटर्स हैं, वही फैक्टर यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर जो है लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, पार्टियां जरूर बदली हैं पर जो रिजल्ट है वो शायद बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो जो एक चेहरे को हनुमान बेनीवाल जी जरूर इंडिया गठबंधन में आ गए पर वो जीतते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। जैसे उन्होंने पिछली बार एनडीए में रहते हुए जीत दर्ज करी थी, इस बार वो दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं 53% वोटों के साथ। और जबकि ज्योति मिर्धा जी पिछली बार कांग्रेस में रहते हुए भी हारी थी और अब बीजेपी में भी हारती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब एक और जो सीट है पाली की, जो पाली विधानसभा के अंदर सीट है लोकसभा की, तो उसके अंदर भी अपन एक बार थोड़ी जो सर्वे अपनी रिपोर्ट्स कहती है वो दर्शकों को एक बार बताई जाए कि वहाँ का क्या हालचाल है। तो आप एक बार बताओ। देखो यहाँ पे भी कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। अगर कांग्रेस से बात की जाए तो यहाँ पर संगीता बेनीवाल जी खड़ी हैं। अगर बीजेपी से बात करी जाए तो पीपी चौधरी जी खड़े हैं। लेकिन यहाँ इस सीट पर बीजेपी लीड बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी को 53% वोट मिल रहा है जबकि कांग्रेस को 47% वोट ही मिल पा रहा है। तो अगर ये अंतर देखा जाए तो 6% का अंतर है, शायद ही ये पूरा हो पाएगा क्योंकि ये बीजेपी ये सीट निकालती हुई आराम से कहीं ना कहीं सीट के ऊपर खिलता हुआ आराम से दिख रहा है। अब अपन बात करें 16वीं लोकसभा सीट की, तो यहाँ पे जो अपने को बहुत ज़्यादा कल्पनाओं से विपरीत जो है वो देखने को मिल रहा है कि इतने बड़े जो जल शक्ति मंत्री रहने के बाद, मैं बात कर रहा हूँ गजेंद्र सिंह शेखावत जी की। ये राजस्थान की एक हॉट सीट समझी जा रही है क्योंकि मंत्री जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर गजेंद्र जी शेखावत जी खड़े हैं जो जल मंत्री हैं अभी भी फिलहाल, और कैबिनेट के अंदर जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें यह बताया जा रहा है कि ये बीजेपी की सीट हारते हुए दिखाई दे रही है। तो इतने बड़े नेता का कहीं ना कहीं हारना मोदी सरकार के लिए एक प्रकार से जो है बहुत दुखद की घटना नहीं हो सकती। अब ये तो वहाँ के जो सर्वे होंगे उसमें ही पता चलेगा कि जनता को काम नहीं किया गया है या फिर मंत्री जी वहाँ से आए ही नहीं है पूरे 5 साल तक। हमने पिछली बार जब ये सचिन पायलट जैसे कोटपुतली के अंदर आए थे, इसके अंदर भी हमने लोगों से बात की थी, तो लोगों का यही कहना था कि जल मंत्री जो है वो हमारे इलाके का होने के बाद राजस्थान के लोगों को पानी के लिए
दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी जो है वहाँ के लोगों को भी लगता है कि इस जो है नेता के प्रति जो है हमें वोट नहीं करना चाहिए, या किसी ना किसी प्रकार से इस नेता के प्रति जो है अपना विरोध जाहिर किसी ना किसी प्रकार से कर रहे हैं। तो इस पे ये आप सही कह रहे हैं, इसका प्रभाव शायद इस सीट पर पूरा पूरा पड़ता दिखाई दे रहा है जी। पर जो सर्वे आ रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी एक हार ही रही है जी। कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, 2% का ही अंतर है जी। कांग्रेस को यहाँ पर 51% वोट मिल रहा है और बीजेपी को 49% वोट मिल रहा है जी। मतलब अंतर सिर्फ 2% का है। ये इधर से उधर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन अभी बात कर रहे हैं कि बीजेपी की ये सीट निकल रही है, पर क्या पता जब रिजल्ट्स आए तो सेम चीजें जैसे अपने पहले जब चर्चा की थी तो उस समय जो है सट्टा बाजार का भी अगर भाव देखे अपन और फैक्टर को भी देखे, अपने लोगों से भी राय ली, तो कहीं ना कहीं उस समय अपने को बीजेपी जो है बढ़त के साथ दिखाई दे रही थी। लेकिन आज वो मुद्दा सारा बदल चुका है और कांग्रेस की तरफ जो है जनता अपना रुख बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब फलोदी सट्टा बाजार की जैसे आप बात कर रहे हैं, पहले ये था कि 25 की 25 सीटें फलोदी सट्टा बाजार दिखा रहा था बीजेपी को, पर अब जैसे जैसे चुनाव करीब आए हैं राजस्थान में ये सीटें पहले 2 कम हुई, फिर 4 कम हुई और 5 से 6 कम हुई और अब फलोदी सट्टा बाजार 7 सीटें हारते हुए बीजेपी की दिखाई दे रहा है। अब चलते अपने 17वें जो है लोकसभा सीट की तरफ, और यहाँ 17वीं लोकसभा सीट भी इस टाइम सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा का विषय बने हुई है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी भी खड़े हैं और रविंदर सिंह भाटी की चर्चा नेशनल मीडिया से लेकर विदेशी मीडिया तक भी हो रही है जी। उनकी रैलियों में जितनी भीड़ आ रही है उस हिसाब से सोशल मीडिया ने तो उनको विजेता घोषित कर ही दिया है, मतलब स्टार बना दिया वहाँ का जी। पर अगर सर्वे की रिपोर्ट देखी जाए तो वहाँ पर कांग्रेस और निर्दलीय में मतलब रविंदर सिंह भाटी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं निर्दलीय के खाते में जो है सीट आपको भी कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है, सर्वे के हिसाब से दिखाई दे रही है, पर मुकाबला कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में कड़ा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को अगर 35% वोट मिल रहा है जबकि रविंदर सिंह भाटी को 38% वोट मिल रहा है और जबकि बीजेपी की बात करें तो 27% वोट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार जो है बीजेपी कैंडिडेट के ऊपर भारी पड़ता हुआ अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, इनका एक ये भी किस्सा बहुत फेमस है कि अभी ये बीजेपी में शामिल हुए थे 7 से 8 दिन के लिए निर्दलीय उम्मीदवार जो है। पहले निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी जी 7-8 दिन ये रहे, इनको जब टिकट नहीं मिली तो ये वापस इन्होंने पार्टी छोड़ी और फिर वापस से निर्दलीय इस बार चुनाव में खड़े हो गए। हाँ, बाकी नेताओं के जैसे ये नहीं है कि भाई अगर पीछे टिकट नहीं दी तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी हार मानी, हार समझी, या अपना नाम या समर्थन किसी को नेता को नहीं देकर इंडिविजुअल जो है चुनाव लड़ने का इन्होंने डिसाइड। बीजेपी में इसीलिए शामिल हुए थे कि इनको कोई कहा गया था कि आपको टिकट मिलेगी और अगर इनको टिकट नहीं मिली तो उसकी वजह से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं बीजेपी से विरोध जो है जाहिर करने का तरीका इन्होंने निकाला है और ये सीट भी जो है इनकी तरफ आपकी सर्वे भी यही जो है कह रही है। अब देखो बाड़मेर पर जैसा ये है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने रैलियां करी, योगी आदित्यनाथ जी भी आए वहाँ पर फिर भी ये लग रहा है कि वहाँ की सीट 3रे नंबर पर रह रही है बीजेपी। तो इसका मतलब है कि बीजेपी का ये फैसला बहुत गलत रहा है कि अगर उन्होंने रविंदर सिंह भाटी को टिकट ना देकर कैलाश चौधरी जी को टिकट दी है वहाँ से। अब अपन चले 18वें जिले की तरफ, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि भाई जालोर और सिरोही, तो यहाँ पे अपने को लगभग जो है बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर भी आप अपनी सर्वे की रिपोर्ट जो आ रही है वो ये भी राजस्थान की एक हॉट सीट है जी। यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत जी खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से खड़े हैं लुबाराम चौधरी जी। अब यहाँ पे जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है कि 50-50% दोनों का है, मतलब ना कोई आगे दिख रहा है ना कोई पीछे दिख रहा है। अगर सर्वे रिपोर्ट अब इसमें ये है कि वोटिंग वाले दिन ही डिसाइड होगा, कुछ वोटों से ही पता चलेगा कि कौन आगे और कौन पीछे है, क्योंकि इतने बड़े नेता का जो लड़का भी है कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी काम करता है यहाँ पे। वहाँ पर अशोक गहलोत जी ने पूरी पावर लगा दी है, वैभव गहलोत जी की पत्नी है, उन्होंने पूरा वहाँ पर जोर लगा रखा है, प्रचार कर रही हैं, मीडिया में काफ़ी वीडियोज उनकी आ रही हैं। उन्होंने तो ये तक भी कह दिया है कि मैं अपना एक घर यहाँ पर बना लूंगी अगर मैं यहाँ चुनाव जीतते हैं तो। अब बात कर ली जाए उदयपुर की, तो उदयपुर के अंदर जो है ताराचंद मीणा जी और ये दूसरे जो मन्नालाल रावत हैं, तो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने को बढ़त के साथ दिखाई दे रही। तो आपकी सर्वे रिपोर्ट की क्या है राय, इसके ऊपर आप जरा दर्शकों को बताएं। देखो उदयपुर में ताराचंद मीणा जी कांग्रेस से खड़े हैं जी और मन्नालाल रावत जी बीजेपी से खड़े हैं जी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट ये कह रही है कि बीजेपी यहाँ पर सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को यहाँ पर 52% वोट मिलेगा जबकि
ताराचंद मीणा जी को 48% वोट मिलेगा। तो 4% का वोट अंतर है, तो शायद ही कवर कर पाएगा कांग्रेस। लग रहा है ये बीजेपी सीट आराम से निकाल लेगी। जी। अब अगर बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा के सीट के ऊपर भी जो है लगभग यहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो सीट है वो कहीं ना कहीं आगे जो है बढ़ती हुई बढ़त हाँ। के साथ दिखाई दे रही है। ये बांसवाड़ा की सीट अंतिम सीट है इंडिया गठबंधन की। जैसे हमने 2 सीटें बता दी है, एक सीकर की और एक नागौर की। ये तीसरी सीट है बांसवाड़ा की जो इंडिया गठबंधन में लड़ी जा रही है। जी। यहाँ पर राजकुमार रोत जी खड़े हैं इंडिया गठबंधन से, वो आगे दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार से। जी। बीजेपी से यहाँ पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी खड़े हैं, वो 48% वोट मिल रहे हैं, जबकि राजकुमार रोत जी को 52% वोट मिल रहा है। 4% का अंतर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। जी। अगर अगले जिले की बात कर रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ जो है वो अपने को देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो है किस प्रकार का हाल है वो भी आप दर्शकों को जरा बताएं। चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी एक तरफा चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी के यहाँ पर सीपी जोशी जी खड़े हैं, जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं जी। और कांग्रेस से यहाँ पर उदयलाल अंजना जी खड़े हैं, जी। जिनको सिर्फ 45% वोट ही मिल रहा है, और बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ पर 10% वोट के साथ अपनी बढ़त दिखा रहे हैं, जो शायद बहुत बड़े अंतर से वो चुनाव जीतेंगे। अगर बात करें 22वें जिले की, राजसमंद जो लोकसभा सीट है उसके ऊपर जो है अपने को किस प्रकार का हाल अपने को देखने को मिल रहा है, तो एक बार देखो 22वें जो जिला है राजसमंद जी, वहाँ पर कांग्रेस से जो दामोदर गुर्जर जी खड़े हैं जी, और बीजेपी से महिमा कुमारी जी खड़ी हैं जी। लेकिन बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस को आसपास भी आते हुए नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस को सिर्फ 40% वोट मिल रहा है, जबकि बीजेपी को 60% वोट यहाँ से मिल रहा है जी। तो इसका मतलब है कि बीजेपी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक बहुमत से जीतेगी, अगर सर्वे की माने तो। मतलब राजस्थान की ये सीट सबसे ज़्यादा वोटों से बीजेपी निकालने वाली है जी। और हो सकता है कि बीजेपी की जो है सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली सीट भी यही बनेगी अगर सर्वे की माने तो। जी। अब अगर 23वें जिले की तरफ चले, भीलवाड़ा का अगर हालचाल अपने देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे अपने को सीपी जोशी कांग्रेस से जो खड़े हैं, और दामोदर अग्रवाल, और भीलवाड़ा के अंदर नाम से याद आया सीपी जोशी जी से, तो इसके ऊपर जो है मल्लिकार्जुन ने भी अपने में कहा था कि हमारे जो विपक्ष के अंदर भी एक सीपी जोशी खड़ा है और हमारे पास साथ में भी जो एक सीपी जोशी अपने को खड़ा हुआ वो हो रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी जो है बवाल देखने को मिला था। अब देखो जैसे चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की तरफ से सीपी जोशी जी खड़े हैं और इधर से भीलवाड़ा में सीपी जोशी जी कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं, ये भी एक हॉट सीट है जी। अभी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो ये स्पीकर थे वहाँ पे राजस्थान में, पर यहाँ पर अगर वोटों की बात करी जाए तो कांग्रेस से सीपी जोशी जी हैं, बीजेपी से दामोदर अग्रवाल जी। पर यहाँ पर ये दूसरी सीट है जहाँ पर मुकाबला बिल्कुल फंसा हुआ है। एक तो वैभव गहलोत जी जालोर सिरोही की जो सीट थी जहाँ पर 50% से चुनाव फंसा हुआ था, ऐसे ही इस सीट पर भी 50% के साथ चुनाव बिल्कुल फंसा हुआ है। ये तो रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि इधर सीट किसकी निकलेगी। अब बात करें 24वें जिले की, तो अपन कोटा का जैसे हालचाल देखने की कोशिश करें तो कोटा के ऊपर जैसे आप प्रकाश डालें कि किस प्रकार की जो है सीट अपने को यहाँ पे कौन सी पार्टी जो अपनी जीत यहाँ पे हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो इस पे जो देखो कोटा की सीट जो है वो सबसे ज़्यादा वोट सीट है अगर राजस्थान की बात करी जाए तो। यहाँ पर ओम बिरला जी हैं जी, जो लोकसभा के अध्यक्ष थे अभी पिछले ही बार में। अगर ये सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी मुकाबला कड़ी टक्कर का है जी। जैसा लग रहा था कि बीजेपी के लोकसभा अध्यक्ष आएंगे और सीटें आराम से निकल जाएगी, तो वैसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस से प्रहलाद गुंजन जी हैं 49% वोटों के साथ, पीछे जरूर हैं 2% के साथ, पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं जी। और आप इस चीज़ से ये नहीं समझते कि कहीं ना कहीं पिछली बार जैसे चुनाव अपने को देखने को मिले थे और इस बार जो चुनाव हो रहे 2024 और 19 के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को नहीं मिल रहा कि राजस्थान की जनता जो है ध्यान जो है अपना जो जाति धर्म है उनसे हटाकर कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों के ऊपर ज़्यादा फोकस बनाए हुए है, तो इस चीज़ के ऊपर अपनी जो है राय आप रखें। देखो राजस्थान की जनता तो ऐसी है कि हर 5 साल में उस सरकार बदल देती है। यहाँ पर तो कब एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस आना तय होता है। पर कांग्रेस ये बात माननी भी जरूर जाती है कि राजस्थान की जनता थोड़ा मुद्दों पर वोट जरूर करती है, काम के आधार पर भी वोट करती है। यहाँ पर धर्म का फैक्टर थोड़ा कम ही चलता है,
पर ये है कि 10 सालों से बीजेपी की जो जीत रही है जी। तो यहाँ पर मोदी फैक्टर चला है। ऐसी बात नहीं कह सकते कि नहीं चला है। मोदी फैक्टर के हिसाब से सिर्फ मोदी के नाम पे कुछ लोग ऐसे थे जो कहीं जीतने का कोई नामो निशान नहीं था और वो भी भारी बहुमत से जीत गए। इसका एक उदाहरण आप देखने को मिला होगा आपको, जैसे कुछ सांसदों को मोदी जी ने टिकट दी अभी विधानसभा चुनाव में जी। वो अपनी विधानसभा की सीट भी नहीं बचा पाए जी। तो इसका मतलब यही था कि वो जब विधानसभा की सीट नहीं बचा पाए तो वो जब मोदी की वेव में ही जीते थे वो। तो कहीं ना कहीं मोदी की वेव इस प्रकार का काम करती है कि आप किसी भी व्यक्ति को जैसे खड़ा करेंगे तो बीजेपी से, तो वो फैक्टर जो है यहाँ पे चलता। हाँ, वो ये चलता हुआ पहले दिखाई दे रहा था, पर अब हाल के इस वोट का अगर देखें अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि मोदी फैक्टर कम हुआ है और लोग जो अपनी समझ के साथ वोट कर रहे हैं, मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, काम पर। क्योंकि कितने ही ऐसे काम हैं जिसमें ये केंद्र की सरकार 10 साल में फेल हुई है जी। जिन मुद्दों पर ये सरकार आई थी उन मुद्दों को सबको पीछे छोड़ती हुई दिखाई दे रही है इस टाइम। इस वजह से शायद लग रहा है कि ये ऐसे ही सर्वे रिपोर्ट्स भी कह रही हैं। जी। अब अपन बात कर ले अपने आखिरी लोकसभा सीट की, तो वो सीट है अपनी झालावाड़ और बारां की। तो इसके अंदर जो है आपकी सर्वे क्या कहती हैं, तो उनके ऊपर भी जरा अपने दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार का फैक्टर जो है यहाँ पे, या मोदी लहर जो है यहाँ पे भी चलती हुई दिखाई दे रही है, क्या मोदी लहर एकदम से रुक सी गई है, तो किस प्रकार का रुख जो है देखने को मिला। देखो, झालावाड़ बारां की बात करी जाए, यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है जी। कांग्रेस से यहाँ पर उर्मिला जैन जी खड़ी हैं, जबकि बीजेपी से दुष्यंत सिंह जी खड़े हैं जी। आपको दुष्यंत सिंह जी के बारे में पता ही होगा कौन है जी। वसुंधरा राजे जी के पुत्र हैं जी। और ये भी वोट सीट है जी। और वसुंधरा राजे सिर्फ अब की बार सिर्फ एक ही सीट पर प्रचार करती हुई दिखी हैं जो ये सीट है। तो वसुंधरा राजे जी का प्रचार का यहाँ पर असर दिखाई भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो 55% वोट के साथ आगे चल रहे हैं और 10% वोट के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। मतलब बड़ी बढ़त के साथ ये सीट वसुंधरा जी के पुत्र दुष्यंत सिंह जी निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा आपको, ये वसुंधरा वाली बात पे जैसे आपने निकाल ली कि अभी पिछली बार जैसे मुख्यमंत्री का आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर कि वसुंधरा की जैसे सीट हटाकर उसके अंदर जगह जो है नया मुख्यमंत्री अपने माननीय श्री भजनलाल जी को लाया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों में इसके प्रति भी आक्रोश देखने को अपने को मिला था। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी की तरफ जो है लोग बाग ये चाहते हो कि अभी भी वसुंधरा जो है हमारी मुख्यमंत्री बने। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि लोगों की क्या राय है, या भजनलाल जो है अभी विकास के मुद्दे के ऊपर ज़्यादा अपने को अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, तो इस चीज़ के ऊपर दर्शकों को हमारे क्या राय देना चाहते हो? देखो, जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो इस मुद्दे पर नाराजगी तो दिखाई दे रही है। काफ़ी जनता ऐसी है जो बीजेपी समर्थक तो है जी, पर वो भजनलाल से कुछ नहीं है जी। उनको ये था कि हमारी जाति का कोई बनता जी, क्योंकि शर्मा यहाँ पे बनने से, जनरल कास्ट का एक नेता बनने से मतलब कुछ नहीं है जी। और लगता है कि कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग की ज्यादा जातियां जो है, लगता है कि उस वजह से शायद वोट में भी उसका असर दिखाई देगा। ये तो रिजल्ट ही डिसाइड करेंगे। अगर सर्वे को देखें तो लग रहा है कि वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी का जी। तो इसी पर अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तो यही है कि भाई राजस्थान के अंदर कहीं ना ओवरऑल बात करी जाए तो अगर हमने अभी जब 25 सीटों की बात करी, हर सीट की बात कर दी है किसमें कि कौन आगे चल रहा है, अगर देखा जाए तो कांग्रेस अभी तक 13 से 18 सीटें निकालती हुई दिखाई दे रही है जो चौंकाने वाले नतीजे हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ 7 से 13 सीटें ही निकालती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मोदी के 400 पार जो है वो भी अपने को यहाँ राजस्थान के अंदर तो उनका 400 पार का जो नारा है वो चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर सर्वे की माने तो ऐसा ही लग रहा है जी, पर अगर देखते हैं कि वोट किस आधार पर होता है, अगर सर्वे की माने तो अभी यही लग रहा है कि वो जो 400 पार है वो संभव इस प्रकार से तो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इतनी सीटें आती हैं तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात होगी जी। पर इसी के विपरीत अगर एबीपी न्यूज़ के सर्वे की बात करें तो वहाँ पर 25 की 25 सीटें निकल रही हैं, और TV9 भारत की अगर सर्वे की बात करें तो वहाँ पर 17 से 18 बीजेपी सीटें निकालती हुई दिखाई दे रही है। और इसी ऐसा ही कुछ नतीजा फलोदी सट्टा बाजार भी दिखा रहा है कि 17 से 18 सीटें दिखाई दे रही है। पर जो हमने सर्वे की बात करी है, ये ग्राउंड जीरो से ये सर्वे आया है, इसमें कांग्रेस बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। अब ये तो आने वाले 4 तारीख को ही पता चलेगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। वो तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, होना ही है। तो लेकिन फिलहाल के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, लोग बाग जो है चुनाव का जो थोड़ा हाल जो देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर लोगों को जो है इनसे मदद भी मिलेगी आंकड़ों से।
तो अगर अपने सामने कोई और आंकड़े आते हैं तो हम आपके सामने फिर से जो है लेकर हाजिर होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।